सतनाम जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज हमारे बीच में छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति विभाग से पूर्व अतिरिक्त कलेक्टर के.पी. खांडे साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे उनके जीवन के संदर्भ में और आज के प्रदेश में उनको जो नई जिम्मेदारी पदभार ग्रहण किए हैं उसके संदर्भ में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे साथ आज छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी में हम हैं, राज्योत्सव भी चल रहा है और उसकी हम पहले तो बधाई देते हैं। सर, राज्योत्सव की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। और इसी अवसर पर हमारे के.पी. खांडे साहब को, जो छत्तीसगढ़ में दलित साहित्य अकादमी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और उन्होंने लंबे समय तक अपने शासकीय पदों में रहते हुए भी समाज के संदर्भ में बखूबी उनको अनुभव है, जीवन का अनुभव है और इसी निर्वहन के कारण उनको ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है शासन के द्वारा और समाज के उनके उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए। तो वॉइस ऑफ मानवता चैनल में हमारे साथ जुड़े खांडे साहब का उनको नई पदभार ग्रहण के लिए हम हमारी टीम की ओर से बहुत बहुत बधाई देते हैं। सर, हमारी टीम की ओर से बहुत बधाई आपको। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। सर, मैं आपसे थोड़ी रूबरू चर्चा इसलिए करने के लिए आया हूं क्योंकि आपको एक नई जिम्मेदारी मिली हुई है और समाज में आप दलित साहित्य अकादमी संस्कृति के आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। लंबे समय तक आप लोगों ने समाज से जुड़ करके अच्छा काम भी किए हैं और उसी को देखते हुए मुझे लगता है कि शासन ने आपको योग्यता के आधार पर आपको चुना भी होगा। तो मैं चाहूँगा कि आपका जो जीवन संघर्ष है वो कहाँ से शुरू हुआ और इस मुकाम तक पहुँचने के लिए आपको क्या क्या संघर्ष करना पड़ा? देखिए, वैसे मेरा जन्म है ग्रामीण क्षेत्र में जी 12 जून 1940 को हुआ। तखतपुर के पास एक गांव है ढंढन करके जी, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ। पढ़ाई लिखाई मैंने प्राइमरी स्कूल गांव में ग्राम ढंढन में किया जी। उसके बाद हाई स्कूल की पढ़ाई मैंने तखतपुर हाई स्कूल में किया और इस प्रकार से आगे चल करके मैं एमए तक की शिक्षा प्राप्त किया और 1961 से मैं सर्विस में आ गया। तो आपका हायर एजुकेशन आपने कहाँ? मैं प्राइवेट ही मैंने करते रहा। उसके बाद मैट्रिक के बाद जितना भी मेरा हायर एजुकेशन है सब प्राइवेट रहा, चाहे इंटरमीडिएट हो, चाहे मैंने आपका बीए हो, चाहे एमए हो, चाहे एलएलबी का हो, सब मैंने प्राइवेट किया। एलएलबी चूंकि यहाँ पर रेगुलर क्लास अटेंड करना पड़ता था, मैंने दुर्गा विधि महाविद्यालय से लॉ का डिग्री प्राप्त किया सर्विस करते हुए। और इस प्रकार से मैं 1976 तक हाई स्कूल में लेक्चरर रहा तखतपुर हाई स्कूल में और 1976 से मैं राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार के पदस्थ पर हुआ और मेरी प्रथम पोस्टिंग सतना जिले में हुई। और सतना में रह करके मैंने जो भी है अपने जितने भी तथाकथित मैंने दलित समाज है उसके लिए भूमि आवंटन से लेकर के उनकी समस्याओं के निराकरण करने के लिए मैंने बहुत प्रयास किया, काम करते रहा। और उसमें मेरे को वहाँ के तत्कालीन जो समाजवादी मंत्री थे आदरणीय श्री रामानंद सिंह जी, उनका भरपूर मेरे को सहयोग मिला। और उसके बाद फिर मैं दिसंबर में 78 में रायपुर ट्रांसफ़र होकर के आया और रायपुर में ही लगभग 12 वर्षों तक मैंने नायब तहसीलदार के पद पर काम किया। उसके बाद करीबन 4.5 साल तक मैं आज वर्तमान जो मुख्यमंत्री जी हैं आदरणीय भूपेश बघेल जी, उनके पाटन विधानसभा क्षेत्र में पाटन में ही तहसीलदार के रूप में पदस्थ रहा। और जहां तक हो सका मैं अपने वर्ग के लोगों को जो मदद हो सकती थी उनके समस्याओं के निराकरण के लिए मैंने भरपूर प्रयास किया और ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए मैं 1994 में डिप्टी कलेक्टर बना और मेरी प्रथम पोस्टिंग डिप्टी कलेक्टर में राजनांदगांव जिले में हुई और वहाँ पर करीबन 2-3 महीने रहा। उसके बाद पुनः मैं दुर्ग आ गया और दुर्ग में रह करके मैं 1998 तक 94 से 98 तक एसडीएम के रूप में काम किया। और उसके बाद पुनः चूंकि मैंने उस समय निर्वाचन आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन जी थे, उनका एक विचार
धारा थी कि 4 साल से जो अधिक के जो अधिकारी एक जगह पर पदस्थ हैं उनको पुलिस स्थान से हटा दिया जाए। तो उसी परिप्रेक्ष्य में मुझको दुर्ग छोड़ करके राजनांदगांव जाना पड़ा और 98 दिसंबर से मैं 2000 रिटायरमेंट तक जून 2000 तक मैं राजनांदगांव में रहा और राजनांदगांव से ही रिटायर हुआ। छत्तीसगढ़ निर्माण से पहले आपकी रिटायरमेंट? बिल्कुल, मेरा रिटायरमेंट छत्तीसगढ़ निर्माण के पहले हो चुका था और मैं 1985 में ही यहाँ पर जब नायब तहसीलदार था तो मेरी एक कल्पना थी कि यहाँ पर अपने समाज के लोगों के लिए गृह निर्माण समिति बनाया जाए ताकि लोगों को आवासीय सुविधा मिल सके। और उसके लिए मैंने तत्कालीन जो अपर कलेक्टर थे श्री DR ओगरे जी, उनसे संपर्क किया और मैंने उस समय के जाने माने नेता थे स्वर्गीय नरसिंह मंडल जी, उनसे संपर्क करके हम लोगों ने एक सोसाइटी का निर्माण किया और 1985 में ही यहाँ पर हम लोगों ने कुछ ज़मीन खरीदा और ज़मीन खरीदने के बाद हम लोगों ने उसका पंजीयन कराया सहकारिता विभाग से। और उसके बाद फिर हम लोगों ने कहा कि हमको अब माने ज़मीन की मांग करनी चाहिए और 10 एकड़ ज़मीन की मांग हम लोगों ने राजेंद्र नगर में आदरणीय DR ओगरे जी की सहायता से प्राप्त किया और उस पर फिर हम लोगों ने अपने लोगों से निवेदन कर करके और उनको बसाने का हम लोगों ने प्रयास किया। और उस समय हम लोगों को चूंकि 5 रुपए पर स्क्वायर फीट की ज़मीन से हिसाब से ज़मीन प्राप्त हुई थी तो हम लोगों ने ज़मीन का रेट माने 5 रुपये ही रखा, सिर्फ डेवलपमेंट कास्ट के लिए, जैसे सड़क है, पानी है, बिजली है और विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं हैं उनको मुहैया करने के लिए विकास शुल्क के रूप में 10 रुपया अतिरिक्त माने हम लोगों ने उसका निर्धारण किया, मूल्य निर्धारण। और उसी हिसाब से 15 रुपये के हिसाब से 1994 से हम लोगों ने लेआउट बनवा करके सभी प्रक्रिया का पालन करते हुए अपने जो सदस्य थे उनको अलॉट करना शुरू किया। और आज राजेंद्र नगर में एक बहुत माने अफसरों की हमारे समाज की कॉलोनी है और सभी मिलजुल करके हम लोग जो रायपुर में 17वीं को कॉलोनी के रूप में जाता है। एकमात्र कॉलोनी है जो छत्तीसगढ़ में 17वीं की कॉलोनी है, वो है न्यू राजेंद्र नगर में है, गुरु घासीदास। और वहीं से समाज की विभिन्न गतिविधियां संचालित भी होते हैं समाज। बिल्कुल, सब गतिविधियां संचालित होती हैं। उसके पहले 94 से ही स्वर्गीय नरसिंह मंडल जी ने एक शोभा यात्रा का आयोजन करने का विचार रखा कि हम लोगों को भी जैन समाज, सिख समाज और अन्य समाजों के द्वारा जैसे शोभा यात्रा निकाली जाती है तो हम लोगों को निकालना चाहिए। और उसमें मैंने भरपूर उनको सहयोग किया और सहयोग करके हम लोगों ने शोभा यात्रा की शुरुआत की। और उसके बाद फिर 18 दिसंबर को फिर लगातार साहित्य संगोष्ठी और माने गुरु घासीदास जयंती समारोह का आयोजन हम लोग करते रहे। उसके बाद 1911 में भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा एक माने संशोधन विधेयक लाया गया आरक्षण से संबंध में और उन्होंने दिसंबर में विधेयक पारित करके 18 जनवरी को उसका नोटिफिकेशन किया, जिसके अनुसार जो अनुसूचित जाति का जो आरक्षण प्रतिशत 16% उसको घटा करके उन्होंने 12% कर दिया। तो हम लोगों को बहुत उससे ग्लानि हुई, समाज को मतलब समाज को बहुत नुकसान पहुंचा। 4% की कटौती बहुत होती है। तो उसके लिए हम लोगों ने माने शासन प्रशासन यहाँ तक कि केंद्र सरकार से भी निवेदन किया कि इस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के साथ जो भेदभाव की नीति को अपनाते हुए जो आरक्षण में कटौती किया है वो असंवैधानिक है और अल्ट्रा वायरस है, इसलिए उसको शून्य घोषित किया जाए। और उसके लिए हम लोगों ने पूरे छत्तीसगढ़ में एक जन जागृति अभियान चलाया और चला करके लोगों को जागरूक किया कि इसका हमको जिन लोगों ने हमारा आरक्षण में कटौती किया है उनके खिलाफ हमको लामबंद होना चाहिए और हमको सड़क पर उतर करके सबक सिखाना चाहिए। तो उसमें बहुत कुछ हमको सफलता मिली, लेकिन कुछ कारणों से हम असफल हो गए। अब उसके बहुत सारे कारण थे, लेकिन उसी साल हम लोगों ने 12 में ही
मैंने कहा कि भाई हम सड़क की लड़ाई के साथ साथ न्यायालय की भी लड़ाई लड़ेंगे और न्यायालय से जो हमको न्याय मिलेगा वही असली न्याय होगा। तो हम लोगों ने मार्च 2012 में वहाँ सुप्रीम कोर्ट के वकील लोगों से संपर्क करके वहीं से पिटीशन तैयार करवाया और पिटीशन तैयार करके हमने माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में पिटीशन दायर किया कि ये जो माने छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा आरक्षण संशोधन लाया गया है 18 जनवरी को, वो माने बिल्कुल असंवैधानिक है, उसको निरस्त किया जाए। तो उस पर बहुत दिनों तक विचार विमर्श होता रहा और माने शासन के द्वारा, बीजेपी सरकार के द्वारा वो जानते थे कि जो हमारा संशोधन विधेयक है असंवैधानिक है, अल्ट्रा वायरस है। तो इस कारण से वो हमेशा कोई ना कोई बहाना करके, उनके वकील जो सुप्रीम कोर्ट से आते थे आदरणीय रविंद्र श्रीवास्तव जी, वो हमेशा टालते रहे, हम ये माने रूलिंग ला रहे हैं, वो रूलिंग ला रहे हैं, और आखिर तक वो रूलिंग नहीं लाए। और इसी बीच में माने क्या है, लगातार अंतिम तर्क के लिए केस लगता रहा, लेकिन वो हमेशा टालते रहे, किसी प्रकार से टलता जाए, जितना दिन खींचा जा सके। आखिर में जब कांग्रेस की सरकार आई, फिर हम लोगों ने माने प्रयास किया कि भाई माने इस प्रकार का जो हुआ है उसका माने आपसे न्याय की हमको उम्मीद है, तो आप लोगों को हम समाज के साथ न्याय करना चाहिए। तो उन्होंने भी एक संशोधन विधेयक लाया, लेकिन वो भी स्टे लग गया। आखिर में जो हमारा 2012 का जो पिटीशन था उसका परिणाम जो है 19 सितंबर 2022 को आया और उसके द्वारा मतलब इस प्रक्रिया में भी 5 साल, 4-5 साल लग गए, 10 साल पूरा लगा। जी 2012 से लेकर के 22 में 19 सितंबर 2022 को उसका रिजल्ट आया। तो सबसे पहले पिटीशन जो दायर हुआ था नरसिंह मंडल जी के नाम से हुआ था। अब चूंकि मंडल जी की डेथ 12 में ही माने जून में हो गई, अल्प समय में ही कहना चाहिए। तो उसके बाद फिर उस समय जो कार्यकारी अध्यक्ष थे उसको हम लोगों ने माने पिटिशनर का माने नाम बदला और बदल करके हमारी लड़ाई लगातार जारी रही। अप्रत्यक्ष रूप से मैं उसमें पूरी तरह से इस पर एक सवाल करना चाहूँगा आपसे, क्या कारण है कि उस समय भी हमारे समाज के भारतीय जनता पार्टी में भी 10 MLA थे, जिसमें इन लोगों ने उस आरक्षण को समाप्त करने पर जो हस्ताक्षर लगता है उसमें इन लोगों ने हस्ताक्षर किया, तो क्या समाज को नुकसान पहुंचाने की दिशा में जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनका क्या ये ऐसा ही नैतिक दायित्व होना चाहिए? नैतिक दायित्व तो है जी, लेकिन वो लोग शासन प्रशासन से या पार्टी के दबाव में इतने रहते हैं कि विरोध करने की उनकी हिम्मत नहीं, कारण भी समाज को नुकसान हुआ जी। और हालांकि उनको माने जब विधानसभा में वहाँ पर विधेयक लाया गया, मैं स्वयं विधानसभा गया था और वहाँ पर हमारे ही लोगों को, कांग्रेस पक्ष वालों को और बीजेपी पक्ष वालों को उसके समर्थन और विरोध में दोनों को तर्क वितर्क करने का अवसर दिया गया। तो बीजेपी वाले तो चूंकि दबाव में थे, वो हमेशा आरक्षण विधेयक के पक्ष में थे, लेकिन हमारे उस समय हरिदास भारद्वाज जी थे, पद्मा मनहर थी और इन लोगों ने भरपूर माने उसका विरोध किया। लेकिन उसके बाद ही सरकार चूंकि बहुमत में थी और इस कारण से उन्होंने अपना प्रस्ताव पारित कर लिया था। मतलब नुकसान पहुंचाया, उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा। हालांकि माने उनको भुगतना तो नहीं पड़ा बीजेपी वालों को, क्योंकि अपनी सरकार तो वो चलाते रहे। लेकिन जब 2018 में सरकार बदली तब तक भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज की स्थिति में जब 19 सितंबर 2022 को जब माने परिणाम आया, तो वो माने आज की स्थिति में बीजेपी वाले कांग्रेस पर दोषारोपण कर रहे हैं कि इन लोगों ने बड़ा वकील नहीं लगाया, इस कारण से न्यायालय में हमारी हार हुई। आरक्षण संशोधन को अल्ट्रा वायरस और माने आपका असंवैधानिक घोषित किया गया। लेकिन वास्तविक गलती ये तो बीजेपी सरकार की थी, उनको मालूम था कि हम गलत ला रहे हैं और एक न एक दिन माने इसका संशोधन विधेयक जो है वो न्यायालय के द्वारा खारिज होगा। लेकिन और इसीलिए माने वो हमेशा उसको लिंकर ऑन करते रहे। जी मैं सर आपसे और इस विस्तार को आगे बढ़ाते हुए चाहूँगा, क्योंकि ये तो आरक्षण का आप लोगों ने संघर्ष करके लाया और इसका बेनिफिट समाज को भी हुआ, लेकिन आपको एक नई जिम्मेदारी और एक नई चुनौती मिली है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? जी देखिए, माने जब आयोगों का गठन हो रहा था, मंडलों का गठन हो रहा था, बोर्ड का गठन हो रहा था, तो उस समय
7 जुलाई 2020 को ही मेरा नाम फाइनल हो चुका था अनुसूचित छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद के लिए। लेकिन कुछ कारणों से माने वो मेरे को नियुक्ति पत्र नहीं मिल सका और लगातार इस पर माने हमारे जो शुभचिंतक थे वो दबाव बनाते रहे और मैंने भी माने निवेदन किया कि आप लोगों को मेरे को छोड़ करके यदि किसी को भी बनाना है बना दीजिए, लेकिन आयोग का गठन होना चाहिए और इससे समाज को में गलत संदेश जा रहा है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए अभी माने सरकार के द्वारा अभी माने उनके द्वारा गठन किया गया है 31 अक्टूबर को और 31 अक्टूबर 2022 को छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति आयोग का मुझको अध्यक्ष बनाया गया और कल 2 तारीख को ही मुझको नियुक्ति आदेश प्राप्त हुआ और मैंने जा करके अपना आयोग का जो कार्यालय है हाँ उसको जा करके मैंने वहाँ पर अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया हूँ। अब उसके बाद जो भी जिम्मेदारी है उसका मैं अध्ययन करूंगा, है कि नहीं, उसमें माने आयोग की क्या क्या माने दायित्व हैं, क्या क्या अधिकार हैं, उसको समझने के बाद है कि नहीं मैं अपने वर्ग के लोगों छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति का परसेंटेज कितना है? क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजनीति में या वोट के प्रतिशत में सरकार बनाने में अनुसूचित जाति का एक बहुत बड़ा योगदान है और इसी योगदान के कारण ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल रही है। तो कहीं जो आपको जिम्मेदारी दिया गया है ये चुनाव को मद्देनजर रखते हुए तो कहीं अल्प समय के लिए आपको नियुक्ति तो नहीं दी गई, क्योंकि इसका गठन अनुसूचित जाति संगठन का जैसे सरकार बनी उसी समय बन जाना चाहिए था और अगर वो बनी होती तो मुझे लगता है समाज को इसका विभिन्न सोर्सों के माध्यम से बेनिफिट मिला होता। क्या कहना चाहिए? ऐसा है, देखिए सरकार चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो चाहे किसी भी पार्टी को हो, आयोग तो अपनी जगह में काम करेगा। आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसका किसी प्रकार से पार्टी विशेष से कोई माने महत्व नहीं है। इसलिए आयोग को अपना दायित्व पूरा करना है। वो अनुसूचित जाति के हितों के लिए, कल्याण के लिए, उन अधिकारों के संरक्षण के लिए बना हुआ है। इस कारण से जो भी रहे हैं चाहे बीजेपी में रहे हों या वर्तमान में कांग्रेस के जो हैं वो माने उनके हितों के संरक्षण के लिए जो उनको अधिकार दिलाया जाता है इसलिए बनाया जाता है। हाँ, उसके लिए उनके लिए हित के लिए, कल्याण के लिए माने बनाया जाता है कि उनको न्याय मिले। और उसी खांडे साहब, मैं आपसे और चाहूँगा कि आए दिन समाज के अंदर में कभी जैत खाम को लेकर, अभी कल एक न्यूज़ आई है कि बिलासपुर में कोई बाउंड्री को तोड़ दिया गया है प्रशासन के द्वारा या निजी लोगों के द्वारा, जो भी है। तो समाज के अंदर में कभी न कहीं हमारे धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाने की बातें समाज के अंदर में आती रहती है। उसको आपके संज्ञान में आने के बाद में किस ढंग से उसको निराकरण को अमली जामा पहनाने की कोशिश करेंगे? और चूँकि आप एक इसके जिम्मेदार समाज के प्रमुख हैं और आपको जिम्मेदारी दी गई है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? इसके संबंध में मेरा कहना है, देखिए मैं पहले भी राजस्व विभाग में था जी और राजस्व विभाग में जो जिनका स्वामित्व है उसको तो हम लोग कभी छेड़ते नहीं थे, लेकिन जो अतिक्रमण करके बनाते थे उस पर, चाहे वो धार्मिक संस्था हो चाहे सामाजिक संस्था हो चाहे जो भी संस्था हो, यदि उसका महत्व सार्वजनिक हित के लिए है तो उसको हटाने की प्रक्रिया होती थी। यही तेली बांधा में 11 ठो मंदिर थे मेरिन ड्राइव में और उसको माने 11 मंदिरों को हटाया गया सार्वजनिक हित में। तो उसी प्रकार से यदि सार्वजनिक हित में कोई स्थान जो बेजा कब्जा में बनाया गया है यदि हटाया जाता है तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन वैधानिक रूप से यदि माने कोई किसी को पट्टा मिला है, कोई स्वामित्व में है, उसको यदि हटाया जाता है तो उसका हम निश्चित रूप से उसके लिए संघर्ष करेंगे और समाज के साथ हम खड़ा रहने का प्रयास करेंगे। जी सर, जैसा कि बाबा गुरु घासीदास जी के जो पवित्र स्थल है, ज्ञान स्थली है, तपोभूमि है, विश्व स्तरीय जैत खाम का निर्माण है, तो वहाँ के रोज़ दिन वहाँ पे लाखों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में रोज़ जाते रहते हैं। तो रायपुर से गिरोधपुरी तक जो ये मार्ग है जो बलौदा बाज़ार होते हुए, तो कुछ लोगों का कहना है कि इसको सतनाम मार्ग का दिया जाए और वहाँ पे शासकीय गाड़ियों का भी परिचालन किया जाए, ताकि जो सतनामी समाज के जो लोग हैं या अन्य समाज के जो सतनाम को मानने वाले लोग हैं वो भी सुविधापूर्वक जा सकें और उसका नामकरण भी सड़कों का मार्ग हो, सतनाम मार्ग हो या गुरु घासीदास मार्ग बने। इस पर आपका क्या सोच है?
देखिए, सबसे पहले मार्ग के पहले तो हम चाहते हैं कि जो गिरौदपुरी की मूलभूत माने जो सुविधाएं हैं जी वो हमारे जो तीर्थयात्री हैं या दर्शनार्थी हैं उनको प्राप्त हो। जैसे वहाँ पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, आपके टॉयलेट की सुविधा है, रेस्ट हाउस की सुविधा है, ये माने जो प्राथमिक जो सुविधाएं हैं, मूलभूत जो सुविधा है वो गिरौदपुरी का उसमें सबसे पहले विकास होना चाहिए। सड़क तो अभी वर्तमान में नामकरण कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नामकरण तो किया जा सकता है और उसके लिए हम निवेदन करेंगे तैयार हो जाएगा। लेकिन जो वहाँ की मूलभूत जो सुविधा है उसके लिए हम शुरू से ही संघर्ष करते आ रहे हैं, आखिरी समय भी कर रहे हैं कि हम गिरौदपुरी का जो समग्र विकास है वो सबसे पहले इंटरनल विकास जो है वो होना चाहिए और इस दिशा में हम शुरू से संघर्ष करते आ रहे हैं। कई लोगों को हमको उसका विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन हम करते रहे और करते रहेंगे विकास के लिए। सर, जिस ढंग से हमारे राजधानी में छत्तीसगढ़ के कोने कोने से हमारे समाज के लोग आते रहते हैं समय समय पर सामाजिक मुद्दों को लेकर या विभिन्न कार्यों को लेकर, राजधानी है, हम लोग भी कभी कभी आते हैं तो यहाँ पे ठहरने के लिए या रुकने के लिए समाज का कोई भी एक धर्मशाला या सतनाम भवन या रुकने के लिए जो समुचित व्यवस्था होना चाहिए, जिस ढंग से अग्रसेन समाज का धर्मशाला होता है, विभिन्न समाज के लोगों का स्थान होता है, वैसा ही हमारे समाज में हम भी कभी आते हैं तो इधर उधर हमको होटल में लाज में कहीं रुकने की ज़रूरत पड़ती है। तो समाज के लिए इस ऐसी एक ज्वलंत मांग भी लोगों के अंदर में आती है कि हम जो भी लोग हैं दूर दराज से जाने वाले वो इस दिन अपने कामों के लिए कुछ दिन रुक सकें, ठहर सकें। इसके लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? देखिए, उस दिशा में हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है और उसके लिए न्यू राजेंद्र नगर में ही हम लोगों ने आदरणीय डॉक्टर शिव कुमार डहरिया नगरीय प्रशासन मंत्री से 3,55,00,000 रुपया आवंटित करवाया था और उसमें काम भी हमने लोगों ने शुरू करवाया था। लेकिन कुछ हमारे समाज के लोग और कुछ दूसरे समाज के जो असामाजिक तत्व हैं उन लोगों ने हाई कोर्ट में जा करके उसमें स्टे लगवा दिया। अच्छा। और स्टे लगवाने के बाद भी आखिरी में जा करके उन लोगों ने माने निर्माण कार्य को रुकवा दिया। अच्छा। हालांकि उस आदेश के खिलाफ नगरीय प्रशासन विभाग सुप्रीम कोर्ट जा रहा है कि वो सार्वजनिक हित में है और यहाँ पर इतनी बड़ी आबादी है अनुसूचित जाति के, उनको आवास सुविधा मिले, उनके कार्यक्रम जो सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं उसके लिए जगह मिले और इस प्रकार से वहाँ पर और भी शिक्षण वगैरह या और वही जो विकास के जो कार्य हैं वहाँ पर संचालित किया जा सकता है। ये दृष्टिकोण से वहाँ पर ये काम शुरू किया गया था, लेकिन अभी स्टे के कारण से हम लोगों ने नहीं किया। लेकिन भविष्य में कहीं न कहीं हमारे मंत्री जी इस मामले में बहुत ही अच्छी सोच रखते हैं, संजीदा हैं, बहुत अच्छी सोच रखते हैं और वो स्वयं चाहते हैं कि इस प्रकार के राजधानी में हमारे लोगों के ठहरने की व्यवस्था के लिए एक सर्व सुविधा युक्त भवन बनना चाहिए। उसी दिशा में अभी तेली बांधा भी 3 मंजिला मकान बन रहा है। हम लोग अभी जो तेली बांधा पुलिस थाना है उसके सामने भी जमीन हम लोगों ने तलाश लिया है और बहुत जल्दी वो मान लीजिए कि वहाँ पर हमको राजेंद्र नगर में बनाने की अनुमति नहीं मिलेगी तो हम लोग चाहेंगे कि तेली बांधा थाना के सामने जो कृषि विभाग की ज़मीन है उसको प्राप्त करके हम वहाँ पर अपने समाज के लिए जो आपकी सोच है उसके अनुरूप वहाँ पर आवास सुविधा के लिए भवन बनवा सकें। जी सर, संक्षिप्त में मैं आपसे और चाहूँगा कुछ सवाल को लेकर कि जो छत्तीसगढ़ में जो जितने लाखों हमारे अनुसूचित जाति के अन्य समाज के जो लोग हैं सतनामी समाज के अलावा पढ़ लिख करके बेरोजगारी की दिशा में, उनको रोटी रोजगार की दिशा में, इस पर आपका कोई प्रयास? देखिए, इस दिशा में भी शासन के द्वारा भी बहुत सारे कौशल विकास के लिए योजनाएं चल रही हैं और हमारे यहाँ भी अपने अपने स्तर से लोग हम लोगों ने भी सोचा था, मुख्यमंत्री जी ने 50 लाख रुपया हम लोगों को अलॉट किया था कि हम कंप्यूटर की शिक्षा दे सकें, लोगों को लाइब्रेरी उपलब्ध करा सकें। आपके भिलाई में भी इसी प्रकार से एजुकेशन फाउंडेशन की स्थापना हुई है, बिलासपुर में भी है। इस प्रकार से हमारी जो संस्थाएं हैं वो विभिन्न प्रकार से अपने समाज के लोगों को रोजगार मूलक जो शिक्षा है, प्रशिक्षण है, वो दिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और भी जो बन सकेगा वो हम सब शासन से निवेदन करके ये सब करवा देंगे। और अभी भी हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी की घोषणा है कि हम एक तो 200 आवासीय
कोचिंग सेंटर का निर्माण करेंगे, वो माने प्रक्रियाधीन है। और 200 लोगों के लिए आवासीय माने कोचिंग सेंटर उच्च स्तरीय यदि बन जाता है तो हमारे पता नहीं कितने माने लोगों को हर साल लाभ मिलता रहेगा और बहुत सारे लोग उसके माध्यम से रोजगार प्राप्त करने में सफल होंगे। जी, बहुत शुक्रिया। ये थे केपी खांडे साहब, जो अपनी जीवन संघर्ष को लेकर आज इस मुकाम तक उन्होंने एक नई मुकाम हासिल हुआ है, नई जिम्मेदारी मिली है, उनसे आज हम रूबरू हो रहे थे। मैं लास्ट में एक ही सवाल उनसे और करना चाहूँगा। सर, हमारा जो समाज है वो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, कोनों में है, और वो भी सतनाम मार्ग को जो बाबा गुरु घासीदास जी ने जो संदेश दिया था, मूलतः हमारा नारनौल पंजाब से आगमन है और उत्तर भारत में भी सतनामी समाज के लोग हैं। तो वो ये चाहते हैं कि जो हमारा पंजाब नारनौल में है, वहाँ पे एक पार्षद हैं, उन्होंने भी कल फ़ोन करके संपर्क किया कि हम एक नारनौल में जो हमारा ऐतिहासिक स्थान है वहाँ पे एक सतनाम भवन बनाने की उन्होंने चर्चा की है। तो जो समाज को जोड़ने की दिशा में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दिशा में जो प्रयास हो रहे हैं, इस पर आपका क्या सोच है? देखिए, इस दिशा में हमारा पूरा प्रयास है। अभी हम लोगों ने असम में जी, हमारे समाज के करीबन 2 लाख लोग माने वहाँ पर निवास कर रहे हैं जो मूलतः छत्तीसगढ़ के हैं। और चूँकि माने मूलतः माने उनका रोज खमाओ का बिजनेस है, चाय बागान में ही काम करते हैं और डेली माने उनको जो माने रोजी मिलती है उसी के आधार पर वो अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। उनके पास हालांकि सभी जगह वो लोग सतनाम माने घर बोलते हैं, तो जगह जगह तो घर गांव में छोटा सा माने उन लोगों ने अपनी पूजा स्थल बना रखा है, लेकिन एक बहुत बड़ा माने भवन, सार्वजनिक भवन का अभाव है। उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर जो राज्यसभा सांसद थी आदरणीय श्रीमती छाया वर्मा और आदरणीय डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी मंत्री जी के सहयोग से 20 लाख रुपया हम लोगों ने वहाँ पर आसाम में दिया है और वहाँ पर एक माने बढ़िया भवन बन करके तैयार है और बहुत जल्दी उसका लोकार्पण माने हमारे यहाँ के जो माननीय मंत्री जी हैं उनके द्वारा वो लोग कराना चाह रहे हैं। और इसी प्रकार से जहाँ कहीं भी, चाहे दिल्ली हो, चाहे आपका हरियाणा हो, चाहे नारनौल हो, चाहे कोटवा धाम हो, चाहे आपका और बाराबंकी, जहाँ जहाँ भी हमारे समाज के लोग फैले हुए हैं, सब जगह हमारा प्रयास था कि चूंकि माने छत्तीसगढ़ सरकार में बैठे हुए चाहे विधायक हो चाहे मंत्री हो, उन लोगों को आपके अपने माने राज्य से बाहर पैसा देने का माने अधिकार नहीं है, लेकिन राज्यसभा जो सांसद हैं वो माने पूरे राष्ट्र के अंदर कहीं भी अपने सांसद निधि का विकास के लिए खर्च दे सकते हैं अनुदान। तो चूंकि दुर्भाग्य है कि आज की स्थिति में हमारे पास कोई ऐसा सांसद नहीं है जिससे पास हम निवेदन कर सके कि माने आप नारनौल के लिए इतना पैसा दे दीजिए, दिल्ली के लिए पैसा दे दीजिए, क्या और किसी के लिए दीजिए। सब दिल्ली में बैठे हुए हैं और लेकिन उसके बाद भी हम माने हिम्मत नहीं हारते हैं और उन लोगों से, चूंकि हमारे छत्तीसगढ़ की कोटे से बने हैं, चाहे वो सरदार जी हैं, राज्यसभा जी को बनाया है जी, अभी राजीव शुक्ला जी बनाए हैं और एक महिला बनी है बिहार की। इन लोगों से भी कहेंगे कि भाई आप लोग छत्तीसगढ़ के सांसद हैं और इस छत्तीसगढ़ के जो रहवासी लोग हैं, भले चाहे कहीं भी रह रहे हैं, चाहे आसाम में रह रहे हैं, चाहे नारनौल में रह रहे हैं, चाहे दिल्ली में रह रहे हैं, मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, उनके लिए जो माने आप विकास के लिए जो भी माने जो शासन से आपको सांसद निधि मिलती है उसका खर्च का कुछ भाग माने हमारे समाज के लोगों को दिया जाए, लगना चाहिए। सर, मैं आपसे आखिरी सवाल ये करना चाहूँगा, क्योंकि सतनामी समाज एक छत्तीसगढ़ में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और उनकी संख्या भी है, आधी करोड़ की आबादी है, उसमें 10 एमएलए हैं और 10 सीट को प्रभावित करते हैं। तो कई बार ऐसी मांगें भी आती है कि बारी बारी से सभी वर्ग के लोगों को मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो एक अवसर भी मिलना चाहिए, तो उस पर आप क्या उसमें तो देखिए ये माने मुख्यमंत्री के विकाधिकार में है जी, वो योग्यता के आधार पर, सीनियरिटी के आधार पर अवसर दिया जाता है। अभी जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जितने भी एमएलए बने हैं उनमें सिर्फ 2 ही माने सीनियर थे जिनको 2 बार या 3 बार विधायक बनने का अवसर मिला था। बाकी जितने भी और माने हैं एमएलए वो माने पहली बार माने एमएलए बने हैं, उनको अनुभव की जरूरत थी। इस कारण से माने अपनी अच्छी सोच के द्वारा
माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी को और आदरणीय रुद्र गुरु जी को माने मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। ये समाज के लिए एक बहुत ही हाँ, महत्वपूर्ण गर्व की कदम बात है। रहा है। हाँ। मैं सर आपसे लास्ट सवाल ही करना चाहूँगा कि जो सतनामी समाज का अपना कोई मीडिया नहीं है, तो इस संदर्भ में आपका क्या प्रयास रहेगा? समाज का एक अपना स्वतंत्र मीडिया हो, क्योंकि मीडिया के बिना कोई भी चीज़ों को हम दुनिया के अंदर में नहीं फैला सकते। तो समाज के बहुत सारे पत्रकार हैं सतनामी समाज के, और उनका कभी हम एक संगठन बनाने की भी सोच रहे हैं। तो पत्रकारों के विषय में या स्वतंत्र मीडिया बने समाज का, उस पर आपका क्या प्रयास है? नहीं, ये बहुत अच्छा पहल है कि यदि माने अपना मीडिया समाज का बनता है तो हमसे जो सहयोग बन सकेगा वो हम लोग करेंगे। अभी जैसे डॉक्टर जे.आर. सोनी जी 2 फिल्म का निर्माण कर रहे हैं, जो पहली बार ऐसा हो रहा है कि नहीं भाई? गुरु घासीदास जी के नाम पर, गुरु बालादास जी के नाम से, जो ऐतिहासिक कदम है। इसी प्रकार से यदि मीडिया भी माने हमारे समाज के द्वारा कोई संचालित होता है तो हम माने प्रयास करेंगे कि अपने समाज के लोगों को संगठित करके उस दिशा में अपन माने प्रयास करेंगे, सहयोग करेंगे। जी जी, बहुत शुक्रिया सर, हमारे इस चैनल में समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और हम आपके इस जो नए पदभार की ग्रहण के लिए हम आपको दोबारा शुक्रिया करते हैं। और आप समाज के अंदर में और छत्तीसगढ़ के अंदर में एक नई इबारत लिखेंगे, नई प्रयास करेंगे और समाज को भरपूर सहयोग आपका मिलेगा। ऐसी उम्मीदों के साथ में आज के इस भेंट मुलाकात को समाप्त करते हैं। सतनाम। धन्यवाद। सतनाम। क्योंकि राज्योत्सव के समय में आपको ये अवसर दिया गया है, तो उसका भी हम दोबारा आपको बधाई देते हैं। धन्यवाद। ये थे के.पी. खांडे साहब, जो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति विभाग की एक नई जिम्मेदारी उनको दी गई है। उनसे हम उनके जीवन संघर्षों को लेकर और अभी तक के उनकी जो कार्य प्रणाली है उसको लेकर हम उनसे आज रूबरू हो रहे थे। उन्हीं की जुबानी हम लोगों ने उनकी बातों को सुना है। आने वाले समय में फिर कोई ज्वलंत मुद्दों को लेकर खांडे साहब से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे सबसे विदा चाहते हैं। सतनाम जोहार। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का फतेह। सत श्री अकाल। धन्यवाद।